हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम में इसके बेस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। सो प्लीज़ कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। यहाँ पर दिख ही रहा है आपको हम किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण नहीं है, ये है उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण, है ना। दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, तो उपसहसंयोजी यौगिकों का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर आज हम पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ओके, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। आपको IUPAC नामकरण चुटकियों में याद होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको IUPAC नाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, दो एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने में, इनके IUPAC नामकरण लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो ये बड़ा ब्रैकेट है, गुरु कोष्ठक जिसको कहते हैं, है ना, बड़ा कोष्ठक, गुरु कोष्ठक, तो इस गुरु कोष्ठक को कहते हैं, इस गुरु कोष्ठक को उपसहसंयोजन क्षेत्र कहा जाता है। उपसहसंयोजन का क्षेत्र कहा जाता है इस गुरु कोष्ठक को। यहाँ पर भी ये गुरु कोष्ठक है, इसको उपसहसंयोजन का क्षेत्र कहा जाता है। अब इस गुरु कोष्ठक के अंदर दो चीजें होती हैं, है ना। गुरु कोष्ठक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है लिगेंड, एक लिगेंड होता है और दूसरा होता है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, है ना, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने का कार्य करता है। देखिए, NH3 क्या होता है, NH3 पे एक लोन पेयर होता है, पता ही है आपको। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये क्या करेगा, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा। किसको दान करेगा, इस CO को दान करेगा, यानी कि कोबाल्ट को दान करेगा। CO मीन्स कोबाल्ट। ओके, तो यहाँ पर देने का काम कौन कर रहा है, NH3 ये काम कर रहा है देने का, तो ये हो जाएगा लिगेंड, है ना। इंग्लिश में भी इसको लिगेंड कहा जाता है। तो देने का काम जो करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को जो देगा वो क्या कहलाएगा, लिगेंड। और जो ग्रहण करेगा, है ना, जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। ओके, केंद्रीय परमाणु कहलाएगा जो ग्रहण करेगा वो। तो NH3 दे रहा है तो ये लिगेंड, और CO यानी कि कोबाल्ट ग्रहण कर रहा है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। यहां पर देखते हैं, देखिए CN क्या करता है, CN माइनस होता है, आपको पता है ना, साइनाइड। तो CN माइनस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा, तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु, है ना। Fe क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु। और ये दे रहा है, सो ये क्या हो जाएगा आपका लिगेंड। क्लियर हो गया। देखिए, एक बात आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो केंद्रीय परमाणु होगा वो D ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि D ब्लॉक का एलिमेंट हो। देखिए, Fe यानी कि आयरन भी D ब्लॉक का एलिमेंट है, कोबाल्ट भी D ब्लॉक का ही एलिमेंट है ना। ऐसे प्लेटिनम भी हो सकता है। बहुत सारे एलिमेंट हैं वो D ब्लॉक के ही होंगे जो लेंगे, जो केंद्रीय परमाणु की तरह कार्य करेंगे। ओके, क्योंकि इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनमें खाली जगह होती है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके पास खाली जगह होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं। ओके, और इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म अतिरिक्त पड़े हुए रहते हैं ऐसे ही, तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं ताकि इनके पास जो चार्ज होता है, माइनस चार्ज, वो हट जाए, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा, ये ग्रहण करेगा। जो दान करता है वो लिगेंड, जो ग्रहण करता है वो केंद्रीय परमाणु, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल मेटल
एटम, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। अब आईयूपीएसी नामकरण लिखने से पहले एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि जो आपका बड़ा ब्रैकेट है, गुरु कोष्टक है, वो धनावेशित भाग में आ रहा है या ऋण आवेशित भाग में आ रहा है, वो धनावेशित है या ऋण आवेशित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो ये 100% चांसेस है कि आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण रॉन्ग होगा। तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो आपका बड़ा ब्रैकेट है वो धनावेशित है या ऋण आवेशित है ना, क्योंकि धनावेशित और ऋण आवेशित इन दोनों के लिए अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। ओके, समझ गए इतनी बात? चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि जब धनावेशित भाग होगा, है ना, जब ये बड़ा ब्रैकेट ये धनावेशित होगा तो क्या होगा, किस रूल का किस रूल को हम फॉलो करेंगे, और जब ऋणावेशित होगा तो किस रूल को फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए दोनों ही रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए, जब ब्रैकेट धनायन हो और जब ब्रैकेट ऋणायन हो, है ना। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करवाना चाहता हूं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या लिखा है, KCl। अब सबसे पहले नोट कीजिएगा कि मैंने कौन सा भाग पहले लिखा है, धनावेशित भाग या ऋण आवेशित भाग। सबसे पहले मैंने धनावेशित भाग लिखा है क्योंकि पोटेशियम एस ब्लॉक फर्स्ट में आता है और पॉजिटिव +1 चार्ज होता है, और Cl जो है हेलोजन है और इस पर -1 चार्ज होता है ना। इसके अलावा जैसे कि NaCl, ये भी Na भी प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले किस भाग को लिखते हैं, धनावेशित भाग को लिखते हैं। यहाँ पर Na को लिखा हमने सोडियम और Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड। तो पहले किस भाग को लिखा हमने, धनावेशित भाग को, धनायन को लिखा है हमने, है ना, धनायन को लिखा है, और उसके बाद में किसको लिखा है हमने, ऋणायन को। तो यहाँ भी हमें वैसा ही करना है, पहले धनावेशित भाग का नाम लिखना है, धनायन भाग का नाम लिखना है, और फिर हमें लिखना है ऋणावेशित भाग का नाम, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ये भाग है, बड़ा ब्रैकेट वाला, है ना, बड़े कोष्टक वाला, गुरु कोष्टक वाला, ये धनावेशित भाग होगा और ये ऋणावेशित भाग है, ये धनावेशित भाग है और ये ऋणावेशित भाग है ना। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बड़ा ब्रैकेट आगे है या पीछे है, आगे जो होगा वो धनावेशित भाग होगा, दैट्स ऑल, क्लियर है ना। आगे जो भाग होगा, चाहे वो ब्रैकेट वाला भाग हो, चाहे ये इस प्रकार से लिखा हुआ, आगे जो भी भाग होगा वो धनावेशित भाग होगा। क्लियर हो गया सभी को, आगे धनावेशित भाग, पीछे ऋणावेशित भाग, है ना। अब जब ब्रैकेट धनायन हो या धनावेशित हो तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या के साथ में लिगेंड को, है ना, लिगेंड को संख्या के साथ में लिखेंगे। उसके बाद केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में। ओके, अब ये तो काम हो गया इस बड़े ब्रैकेट का, है ना। दो चीजें होती हैं, आपको पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने, एक तो लिगेंड होता है और एक सेंट्रल मेटल एटम होता है ना। सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय परमाणु सिर्फ एक ही होता है, ये बात नोट कीजिए, CMA, केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक ही होता है। जबकि जो देने वाले होते हैं, है ना, लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं, देने वाले होते हैं तो लिगेंड एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक से अधिक अगर लिगेंड हो तो उसका यूपीएससी नामकरण कैसे लिखेंगे मैं आगे और आपको समझाऊंगा इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ओके, तो लिगेंड एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाले या केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम सिर्फ एक ही होगा। क्लियर हो गया सभी को? तो ये तो हो गया बड़े ब्रैकेट का काम। अब फिर ऋण आयन आता है, ये ऋण आयन है ना, Cl3 लिखा है यहाँ पे। अब इसकी बात करें हम तो देखिए पहले धनायन है ना, बता ही दिया है मैंने आपको कि पहले धनावेशित भाग ही होगा सूत्र के हिसाब से, तो धनायन है, फिर
ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, तो इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, लिगेंड संख्या सहित केंद्रीय परमाणु ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में, यानी कि धनायन हो या ऋणायन हो, बड़े ब्रैकेट के अंदर वही काम होगा जो धनायन में होगा या ऋणायन में होगा। क्लियर हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा स्पेशली, अगर ये आपने नहीं ध्यान दिया यहाँ पर तो आपका यूपीएससी नामकरण गलत हो जाएगा। जब ब्रैकेट ऋण आयन हो तो केंद्रीय परमाणु जो है उसका नाम चेंज होगा, नेम चेंज होगा। अब नेम चेंज कैसे होगा, क्या लिखेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, आगे जब हम करेंगे ये एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो केंद्रीय परमाणु का नेम चेंज होगा, नाम में कुछ परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन मैं आगे बताऊंगा। ओके, डोंट वरी। चलिए, तो ये समझ लिया हमने कि जब ब्रैकेट धनायन हो और जब ब्रैकेट ऋणायन हो तो क्या होने वाला है ना। सिर्फ एक ही चेंज होगा जब ब्रैकेट ऋणायन हो कि केंद्रीय परमाणु का नाम परिवर्तित होगा, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया। देखिए, अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, धनावेशित भाग का नाम लिखना है। ये धनावेशित भाग हो गया, ये ऋणावेशित भाग हो गया। क्लियर हो गया, मैंने पहले बता दिया था आपको। अब देखिए, सबसे पहले किसका नाम लिखना है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो बड़े ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड लिखना है संख्या सहित, लिगेंड लिखना है संख्या सहित, है ना। चलिए, तो लिगेंड NH3 है, संख्या कितनी है, 6 है, तो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। पता होना चाहिए आपको ये। ओके, तो ये लिखा मैंने हेक्सा। अब NH3 को अमोनिया यहां पर नहीं कहेंगे, NH3 को अमोनिया नहीं कहेंगे, NH3 को क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। NH3 जब लिगेंड के रूप में हो तो इसको एमीन कहा जाता है, NH3 एमीन कहा जाता है ना। तो NH3 को एमीन कहेंगे हम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। अब फिर ये तो हो गया लिगेंड संख्या सहित, हो गया लिगेंड। अब क्या लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट नाम परिवर्तित होगा क्या, नहीं होगा। देखिए जरा, नाम परिवर्तित सिर्फ ऋणायन में होगा, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु नेम चेंज यहाँ पर नहीं लिखा है, केंद्रीय परमाणु के साथ में नेम चेंज वगैरह कुछ भी, सिर्फ केंद्रीय परमाणु लिखा है, यानी कि नेम चेंज नहीं होगा। कोबाल्ट को एज इट इज हम लिखेंगे कोबाल्ट, जो उसका नाम है। ओके, क्लियर हो गया सभी को। तो ये हो गया लिगेंड संख्या सहित, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे अभी। हाँ, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, और वो भी रोमन अंकों में, रोमन नंबर्स में हमें लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। नहीं तो 2 है तो 2 ऐसे नहीं लिखना है, 4 है तो 4 ऐसे नहीं लिखना है, 2 अगर आ जाए तो 2 ऐसे लिखेंगे, 4 आ जाए तो 4 ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गई बात सभी को। तो रोमन अंकों में लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, वो भी छोटे ब्रैकेट के अंदर। ओके, चलिए, ये हो गया बड़े ब्रैकेट का काम। अब ऋणायन, तो पीछे वाला भाग जो होता है वो ऋणायन होता है, ऋणावेशित भाग होता है। तो ऋणावेशित भाग का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 क्लोराइड है, 3 क्लोरीन है यहाँ पर, तो ट्राई नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे। हाँ, एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब Cl एज ए लिगेंड के रूप में वर्क करेगा, एज ए लिगेंड के रूप में हम यहाँ पर जब Cl का यूज करेंगे तो वहां पर क्लोराइड नहीं आने वाला है, वहां पर क्लोराइड नहीं आने वाला है, वहां पर आएगा क्लोराइडो, है ना। ओ लग जाएगा पीछे, क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइडो हो जाएगा, फ्लोराइडो हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ऋणावेशित भाग में आता है तो क्लोराइड ही रहेगा, अगर
लिगेंड के रूप में कार्य करेगा तो क्लोराइडो हो जाएगा, क्लोराइड क्लोराइडो, है ना। क्लोराइड जब ऋणावेशित भाग हो, क्लोराइडो जब लिगेंड के रूप में कार्य करता हो। ओके, चलिए, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट, इस ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है और ये क्लोराइड हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली X, है ना। कोबाल्ट के लिए मान लिया हमने X, जिसकी निकालना है हमें, जिसकी ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसको X मानेंगे। ओके, अब NH3 पे आवेश होता है 0, है ना। NH3 पे आवेश होता है 0, ये आपको याद करना पड़ेगी, आपकी बुक में होंगे, है ना, या फिर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो NH3 का जो आवेश होता है 0 होता है, और 0 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 6 क्या होता है 0, प्लस क्लोरीन Cl, क्लोरीन, एक क्लोरीन पर -1 आवेश होता है ना, एक माइनस होता है, तो 3 क्लोरीन पे कितने हो जाएंगे, -3, तो यहां पर लिख देंगे -3 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू में 0 क्यों लिखा, इज इक्वल टू में 0 क्यों लिखा, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऋण आवेशित भाग है Cl3 है, यानी कि 3 माइनस में है, तो इस माइनस के 3 को बैलेंस करने के लिए इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर प्लस का 3 होगा, तभी जाके ये एक दूसरे को कट कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से न्यूट्रल हो जाएगा, 0 इसीलिए लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो -3 को बैलेंस करने के लिए +3 यहाँ पर होगा, तो इज इक्वल टू में 0 लिख देंगे हम। क्लियर हो गया। तो अब X इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, 3rd रोमन में लिखना है हमें। क्लियर हो गया सभी को, 3rd किस में लिखना है, रोमन में लिखना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, इसका यूपीएससी नामकरण हमने किस प्रकार से लिखा, इस रूल को फॉलो किया। सबसे पहले ब्रैकेट का नाम लिखा हमने, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है और जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखा, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा, लिगेंड संख्या सहित, ये लिगेंड है, लिगेंड को संख्या सहित 6 है, तो हेक्सा लिखा, हेक्साएमीन, है ना, NH3 को एमीन कहा जाता है, तो हेक्साएमीन। फिर केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट, है ना, नाम परिवर्तित नहीं करेंगे क्योंकि धनावेशित भाग है, तो कोबाल्ट, इसके छोटे ब्रैकेट में लिखा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, और फिर लिखा ऋण आयन, तो क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, है ना। ये क्या है, ये क्या है, लिगेंड है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं अभी। ये क्या है, लिगेंड है। कोबाल्ट क्या है, CMa, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, ऋणात्मक भाग है ना। ये यहां से लगा के यहां तक हो गया धनात्मक भाग, पॉजिटिव पार्ट, और ये हो गया ऋणात्मक भाग, ये धनात्मक भाग, ये हो गया ऋणात्मक भाग। क्लियर हो गया सभी को। अब देख लेते हैं इसका IUPAC नाम, है ना। कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि IUPAC नामकरण उपसहसंयोजी यौगिकों का किस प्रकार से लिखना है। ओके, तो देखिए, जब बड़ा ब्रैकेट अगर ऋण आयन हो, ऋणावेशित हो, तो क्या करना है, सबसे पहले धनायन है, तो धनायन का नाम लिख देंगे। धनायन क्या है, पोटेशियम, के यानी क्या होता है, पोटेशियम, एज इट इज लिखना है। के को पोटेशियम कहते हैं तो पोटेशियम, Na को सोडियम तो सोडियम, है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, लिख दिया पोटेशियम, और ये नेगेटिव पार्ट है। अब ये 4 है, प्लस के 4, है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए -4 होने चाहिए यहाँ पे, है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए, पोटेशियम लिख दिया, धनात्मक भाग का काम खत्म हो गया। अब ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, लिगेंड है संख्या के साथ में। अब लिगेंड कौन है यहाँ पर, Cn है ना, साइनो है, तो साइनो कितनी टाइम है, 6 टाइम है, तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सा, ये लिखा हेक्सा साइनो, है ना।
CN को साइनाइड नहीं लिखेंगे, साइनो लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्लोराइड को एज अ लिगेंड के रूप में क्लोराइडो लिखेंगे, ना कि क्लोराइड लिखेंगे। जब ऋणात्मक भाग में आता है तब लिखेंगे क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर साइनो लिखेंगे या साइनाइडो भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो पोटेशियम हो गया धनात्मक भाग, हेक्सासाइनो ये हो गया लिगेंड का काम। अब लिखेंगे केंद्रीय परमाणु आयरन, Fe यानी क्या होता है आयरन, लेकिन हम यहाँ पर आयरन नहीं लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है केंद्रीय परमाणु, ऊपर लिखा है नेम चेंज, नाम परिवर्तित होगा। परिवर्तित नाम क्या होगा, वो होगा आयरन को फेरम भी कहते हैं, है ना। तो फेरम, तो फेरम को फेरम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फेरेट लिखेंगे। एट लगा देंगे जब ऋणावेशित भाग में होगा तो एट लगाएंगे, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर निकिल होता तो निकिलेट, कोबाल्ट होता कोबाल्टेट, है ना। आयरन है तो फेरम, तो फेरेट। कॉपर होता तो क्यूप्रेट, है ना। सिल्वर होता तो अर्जेंटेट। समझ में आ रहा है ना आपको। कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट, मतलब एट लगाना है उसके पीछे और कुछ नहीं करना है। परिवर्तित नाम ये होगा। तो ये हो गया ब्रैकेट का काम, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाके खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे कि एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, एस ब्लॉक फर्स्ट का एलिमेंट है। एक पोटेशियम पे +1 चार्ज, तो 4 पोटेशियम तो +4, है ना। प्लस Fe की हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X मान लेते हैं प्लस एक साइनों पे -1, तो 6 साइनों पे -6, तो ये -6 इक्वल 0। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब +4 -6 क्या हो जाएगा, -2, है ना। -2 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 2। क्लियर हो गई बात आपको अच्छे से। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, ये पोटेशियम धनावेशित भाग है। आंख बंद करके लिख दो, पहले जो होगा वो धनावेशित भाग ही होगा। पहले चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, पहले चाहे इस प्रकार से कोई परमाणु या तत्व लिखा हुआ हो। ओके, है ना। तो पहले ये लिखा यानी कि धनावेशित, पहले यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट था यानी कि धनावेशित। क्लियर है ना। तो पहले ये लिखा यानी कि ये धनावेशित भाग है, तो धनायन का नाम लिख दिया हमने पोटेशियम। फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर गए हम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे संख्या सहित। तो 6 है तो हेक्सासाइनो है तो साइनो, हेक्सासाइनो। फिर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में, तो केंद्रीय परमाणु का नाम आयरन है। यहाँ पर Fe जो होता है आयरन होता है, लेकिन चूंकि ऋणात्मक भाग है ये बड़ा ब्रैकेट, तो इसके नाम के अंत में एज सफिक्स के रूप में, है ना, प्रत्यय के रूप में, सफिक्स के रूप में हम एट का यूज करेंगे। तो फेरम होता है तो फेरेट हो जाएगा। आयरन को आयरनेट नहीं लिखना है ना, लैटिन वर्ड है ये फेरम, तो फेरम को फेरेट कह देंगे, फेरेट लिख देंगे यहाँ पर। ओके, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इस प्रकार से ये 2 नाम हमने लिख दिए। 2 और एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आप 0 लेवल से अपर लेवल तक जा रहे हैं, हायर लेवल तक जा रहे हैं, है ना। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। ओके, चलिए 2 और एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लाया हूँ, और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इनकी, है ना। अच्छे से कमांड करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आगे का भाग जो होगा वो धनावेशित भाग होगा, पीछे का भाग जो होगा वो ऋणावेशित भाग होगा। आगे का भाग जो होगा धनावेशित, पीछे का भाग ऋणावेशित। क्लियर है ना, दोनों एक साथ करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड लिखते हैं संख्या के साथ में। अब यहाँ पर देखिए
CO3। यहाँ पर CO3 क्या होता है, ये भी लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है। और NH3 तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में भी हमने लिया था, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा। किसको दान करेगा? CO, कोबाल्ट को। मैंने पहले ये बात बताई थी आपको कि इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाला सिर्फ एक ही होता है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक ही होता है। देने वाले अनेक हो सकते हैं, देने वाले 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। तो देने वाले यहाँ पर 2 है। अब इस कंडीशन में किसका नाम पहले लिखा जाए? इस कंडीशन में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए? ये होता है एमीन और ये होता है कार्बोनेटो। ये होता है एमीन, ये होता है कार्बोनेटो। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए, अल्फाबेटिकली हमें लिखना है। जिसका नाम पहले आता है अल्फाबेट में उसका नाम पहले नंबर के साथ में, और जिसका नाम बाद में आता है उसका नाम बाद में। दैट्स ऑल। सबसे पहले देखिए, एमीन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? ए से। और कार्बोनेटो की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? सी से, है ना। एमीन की ए से, कार्बोनेटो की सी से। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एमीन का विद नंबर। तो सबसे पहले लिख दिया पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। अब किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम हो गया। अब सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, कोबाल्ट ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, ये तो हो गया ब्रैकेट का काम। लास्ट में क्या है? Cl है, तो इसको सिर्फ लिखना है क्लोराइड, है ना, क्लोराइडो नहीं करना। क्लियर हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, कोबाल्ट की हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, X मान लेते हैं, प्लस CO3, है ना, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक ही कार्बोनेट है तो एक बार -2 प्लस NH3 पे 0 होता है, 0 × 5 करेंगे 0 प्लस Cl, सिर्फ एक ही क्लोराइड है तो एक क्लोराइड पर -1 आवेश होता है, -1 चार्ज होता है, -1 और इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब देखिए x -2 -1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? प्लस का 3। क्लियर हो गया सभी को? हलवा है एकदम, है ना, अगर ये 2 रूल्स आपने अच्छे से याद कर लिया तो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, है ना, बताइए आपको। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? धनायन का लिख दीजिए। सबसे पहले क्या है? पोटेशियम है, पोटेशियम लिख दिया। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 लिगेंड है, 1 2 लिगेंड है। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले आता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? साइनाइडो। तो सी से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग, और इसको कहते हैं नाइट्रो, तो इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है एन से। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो पोटेशियम हमने लिख दिया। अब इसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले पेंटासाइनो, साइनो हो गया। 5 है साइनो, तो पेंटासाइनो। फिर नाइट्रो, एक ही नाइट्रो है, ये 2NO2 पूरा एक ही है, ये है ना, सेट है पूरा NO2 का। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 नहीं लिखा है। अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होता तो क्या लिखते हम? डाई, है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 नहीं लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ये पूरा सेट है NO2 का, NO2 को नाइट्रो कहते हैं, है ना। तो पेंटासाइनो हो गया ये वाला लिगेंड, और NO2 हो गया नाइट्रो, ये वाला लिगेंड। अब फिर सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देते हैं हम कोबाल्ट, और फिर यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, है ना। सही है? नहीं, कहाँ सही है? कहाँ सही है? देखिए, नेम चेंज होगा केंद्रीय परमाणु का, सेंट्रल मेटल एटम का। क्यों होगा? क्योंकि ऋणावेशित भाग है। जब ऋणायन हो बड़ा ब्रैकेट तो क्या होगा? देखिए, केंद्रीय परमाणु का नेम चेंज होगा। यहीं पर मात खाते हैं अधिकतर,
है ना। मैक्सिमम यहीं पे गलती होती है आपकी। जब बड़ा ब्रैकेट ऋणावेशित हो तो एट लगाते हैं, ATE बताया था मैंने आपको, तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। नाम के अंत में एट सफिक्स जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एक पोटेशियम पे +1 तो 3 पोटेशियम पे +3 प्लस CO की हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस एक साइनों पे -1, 5 साइनों पे -5 -5 प्लस NO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो एक ही NO2 है, -1 इज इक्वल टू में 0। चलिए +3 है ना, और ये देखिए पूरा सोल्व कर देता हूं मैं। +3 + x -5 -1 -6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 + 3 -3 x -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी यहाँ पे, +3। तो इस प्रकार से ये नाम हो गया पोटेशियम धनावेशित भाग। पेंटासाइनो फर्स्ट वाले लिगेंड का नाम, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले C आता है तो पेंटासाइनो, फिर आता है नाइट्रो तो नाइट्रो, फिर कोबाल्टेट लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ऋणावेशित भाग है ना, बड़ा ब्रैकेट, तो कोबाल्टेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। तो आई थिंक IUPAC नामकरण उपसहसंयोजी यौगिकों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। इतने आसानी से इसे सिर्फ 2 रूल्स के द्वारा आपको कोई नहीं समझाएगा। सो इतनी मेहनत के बाद आपका एक लाइक तो जरूर बनता ही है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।